की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव ने सीएम और एनडीए नेताओं को दी चेतावनी। पटना को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने को लेकर उठाए सवाल। तेजस्वी के ट्वीट पर किए गए कई सवाल। सोमवार को जेडीयू के ललन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरजेडी को अपने पार्टी में कर रहे शामिल। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्यपाल से मुख्यमंत्री की हुई शिष्टाचार मुलाकात। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी की सरकार पर साधा निशाना। और बिहार शरीफ के गढ़ पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। ठाकुर श्याम के आवास पर श्रद्धा कर्म में हुए शामिल। दिव्यांगित नेता को सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हमारे पास बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि रांची में दुष्कर्म का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बार फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नाबालिग हवस का शिकार हो गई है। लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया है अपराधियों ने। दुष्कर्मी सुबह लड़की को छोड़ घर गए थे और पुलिस करा रही है पीड़ित की मेडिकल जांच। रातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। रांची में दुष्कर्म का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बार फिर से नाबालिग हवस का शिकार हो गई है। आपको बता दें कि लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्मी सुबह लड़की को छोड़ घर गए थे और पुलिस करा रही है पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट। रातू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां नाबालिग बच्ची दुष्कर्म की घटना का शिकार हो गई। आपको बता दें कि अपराधियों ने बच्ची का अपहरण कर इस घटना को अंजाम दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, एक बार आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, दरअसल ये मामला जो है राजधानी रांची का है। रांची थाना क्षेत्र का ये मामला है राजधानी रांची का, जहां पर जो है एक नाबालिग को जो है हौश का शिकार बनाया गया है। अपहरण कर जो है उसके साथ बलात्कार हुई। उसके बाद सुबह बलात्कारियों ने जो है लड़की को घर पर छोड़ दिया। उसके बाद पुलिस जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता का फिलहाल मेडिकल जांच जो है वो करवा रही है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे, चूंकि अब उनके घर वालों से भी बातचीत हो रहा है। जो लड़के हैं जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उनको पुलिस जो है अब ढूंढ रही इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात कि राज्य में जिस तरीके से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अभी की फिर एक जो है खबर है, एक लड़की की लाश जो है राजधानी का ही क्षेत्र है पतरातू, जहाँ पर मिला है। तो ऐसे में जो है लगातार जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो दुष्कर्म और माझी दुष्कर्म का जो मामला था उसको लेकर के भी जो है जिस तरीके से सूबे में पूरा सियासी पारा गर्म था, ऐसे में कल जो है एक पुलिस से एक बड़ी लीड मिली है उस पूरे मामले में। उसमें भी पुलिस जो है फिलहाल बिलाल नाम का अपराधी है उसी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अभी तक जो भी तथ्य सामने आए। दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर, और ऐसे में जो ये मामला सामने आया है इससे साफ साबित होता है कि जितने भी अपराधी उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और सरकार की कोई भी फटकार के न लगने के कारण जो अपराधी हैं वो काफी ज्यादा सशक्त होते जा रहे हैं। तो आखिर क्यों इस प्रकार के जो अपराध हैं और अपराधी हैं इन पर अंकुश सरकार लगाने में अभी तक विफल है? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जिस तरीके से अमूमन रोज महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, रोज आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी महिलाओं को लेकर के दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। तो लाश मिल रहा है कहीं पर तो कुछ मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर के देखिए सरकार की किरकिरी तो हो रही है कि प्रशासन आखिर क्या कर रही है पूरे मामले में। जिस तरीके से रोज इस तरह के घटनाक्रम निकल करके सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है सरकार कहीं न कहीं अब सरकार को विपक्ष घेरने में जुट गई है। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है। देखने वाली बात होगी कि इस तरह के जो मामले हैं इन मामले को प्रशासन रोकने में कितना ज्यादा सफल हो पाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को चुनौती दे डाली है। यही नहीं, तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों और एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार के केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे और विश्वविद्यालय की जमकर तारीफ की थी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की थी, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि दर्जा मिलने के पटना विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठाता रहा है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है लगातार। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को और साथ ही एनडीए के सभी मंत्रियों को चुनौती दे डाली है और उन्होंने कहा है कि 2017 में ही पीएम मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की थी कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने साफ चुनौती दी है कि एनडीए की क्या इतनी नैतिकता है कि वो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे। आपको बता दें कि सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को उन्होंने चुनौती दे डाली है एक ट्वीट के जरिए। यही नहीं, तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार की डबल इंजन सरकार एनडीए के अनेक दलों और एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, सभी को उन्होंने चुनौती दी है। उप मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, सभी को उन्होंने यही कहा है कि इनकी क्या नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। और बने रहेंगे इसी खबर पर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं।
26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे उसी खबर की ओर। बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए से उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए के कई नेताओं को घेरा है, साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्रियों को भी घेरा है और उन्होंने साफ चुनौती दी है कि एनडीए की क्या नैतिकता और राजनीतिक ताकत है कि वो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र विश्वविद्यालय बना दे। और उन्होंने कई बातें भी की हैं और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और अभिषेक जी, सबसे पहले जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए से एनडीए को चुनौती दी है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए, ऐसी उनकी क्या नैतिकता है, राजनीतिक ताकत क्या है, इसको कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल, लगातार जब से सरकार का गठन हुआ है तब से तेजस्वी यादव ट्विटर के माध्यम से लगातार सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं। कभी वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं तो कभी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते हैं। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेताओं पे निशाना साधा है। तेजस्वी यादव का कहना था कि 2017 में जब पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे तो उस दौरान उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी की खूब तारीफ की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से निवेदन भी किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका दर्जा दे दिया जाए, लेकिन तब से लेके अब तक पटना को केंद्रीय दर्जा नहीं मिला है। उसी पे तेजस्वी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद हैं, 9 राज्यसभा सांसद है। बिहार से केंद्र में करीब आधा दर्जन से अधिक मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं। उनकी नैतिक राजनीतिक औकात क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है क्योंकि केंद्रीय जो पटना यूनिवर्सिटी है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। काफी लोग डिमांड करते हैं, वहाँ के छात्र डिमांड करते हैं, शिक्षक प्रोफेसर डिमांड करते हैं कि इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी अभिषेक, जिस प्रकार से हम अभी तक देखते आए हैं कि एनडीए की तरफ से जो लगातार जब भी कोई प्रतिक्रिया देता है, लाइक तेजस्वी यादव अगर कुछ कभी कहते हैं तो उस पर एनडीए भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है, तो क्या इस चुनौती को लेकर एनडीए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? जी फिलहाल अभी तक एनडीए के नेताओं की ओर से इस पे इनके ट्वीट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल कुछ देर में प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी तो हम साझा करेंगे इसको। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव की तरफ से आरजेडी को लेकर दिए गए बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। भूपेंद्र यादव ने कहा था कि खरमास के बाद आरजेडी टूट जाएगी। आरजेडी की टूट वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर बनी हुई है। वहीं अब जेडीयू ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र यादव तो आरजेडी में टूट की बात पर कम ही बोल रहे हैं, वो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन आरजेडी का लियल हो जाएगा। और अब इस बयान के बाद से सियासी पारा गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि जिस दिन वो चाह लेंगे उनका विलय जरूर हो जाएगा। ने क्या कहा है नहीं कहा है इस
इसका तो स्पष्टीकरण इधर देखिए। जहाँ तक आरजेडी का सवाल, आरजेडी के बारे में तो ठीक ही कहा, जिसके नेता का कोई ठिकाना नहीं है। सामने देखिए। अब आप बताइए, रामचंद्र बाबू बता रहे थे कि आपको 20 लाख, चुनाव के दौरान उनका भाषण सुने थे, उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें। कौन सी संविधान में अधिकार है जो सरकार किसी को नौकरी दे सकती है? वही नौकरी की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, सरकार सृजन का और नौकरी देने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। सरकार ने पहली कैबिनेट में 20 लाख लोगों के रोजगार सृजन का हरी झंडी दे दिया। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो इतनी खलबली है कि तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। और आरजेडी के टूट वाले बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस दिन भूपेंद्र यादव ये चाह लेंगे तो पार्टी का उस दिन विलय जरूर हो जाएगा। और आपको बता दें कि आरजेडी का कहा गया था कि जल्द ही अलग हो जाएंगे, जिसको लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मच चुकी है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह के बयान दिया कि भूपेंद्र यादव जब चाहे आरजेडी को अपने पार्टी में विलय कर लेंगे। ललन सिंह के बयान के बाद आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट हैंडल से ट्वीट किया था कि ये जीजा जी की नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश में किसकी पार्टी का किसने विलय किया है, आरजेडी के इस ट्वीट के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि ऐश्वर्या से विवाह के बाद तेज प्रताप को जीजा बनाने का गर्व क्या आरजेडी परिवार को इतना है कि समाज की बहनों का सम्मान भी भूल गए हैं। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घटिया बयान जारी करते वक्त क्या समाज की बहन बेटियों के प्रति क्षुद्र और दरिद्र कुठित मनोभाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। राजद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि ये जीजा जी की पार्टी नहीं है, ये समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आश्चर्य होता है, इस तरह का घटिया ट्वीट आरजेडी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया है। ये रिश्तों को भी राजनीति के लिए इतना नीचे गिरा रहे हैं और फिर ऐश्वर्या से विवाह करके तेज प्रताप को जीजा बनाने का जो गर्व इनके माथे पर इतना चढ़ गया कि समाज में बहन बेटियों को भी अपमानित करने लगे। यह राष्ट्रीय जनता दल की क्षुद्र, दरिद्र और घटिया मानसिकता का परिचायक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि पतरातू डैम में युवती की लाश मिली है और पतरातू डैम में युवती की मिली लाश, युवती के हाथ पैर बंधे हुए पाए गए हैं। युवती के शव की नहीं हो पाई है अभी तक पहचान। पतरातू पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर आपको पतरातू डैम से, जहां युवती की लाश मिली है, युवती के हाथ पैर बंधे हुए पाए गए हैं। युवती के शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। पतरातू पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में पुलिस जुट गई है। बता दें कि पतरातू डैम में युवती की लाश मिली है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि युवती के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए पाए गए हैं और युवती की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है।
पतरातू डैम में युवती की मिली लाश, युवती के हाथ पैर बंधे हुए पाए गए हैं। युवती के शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पतरातू से हमारे संवाददाता विकास पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, पतरातू डैम में युवती की लाश मिली है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? ऐसा है कि अभी जानकारी पतरातू थाना ने सब अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच भी की है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई कहाँ की है और अभी आशंका लोग बता रहे हैं कि हत्या नहीं हो सकी युवती के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और अभी जांच भी चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है तो उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि उसके बाद ही कुछ क्लियर बताया जा सकता है। जी विकास, आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी तक, क्योंकि युवती की कोई पहचान नहीं हो पाई है? जी मैं बताता चलूं कि पुलिस अपने स्तर से काफी तेजी से छानबीन कर रही है, युवती के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जैसे ही कुछ हमें और विस्तृत जानकारी मिलेगी मैं अपडेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महामहिम, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री की राज्यपाल से इस मुलाकात को आधिकारिक रूप से शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त पे हुई है जब राज्य में हो रही दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची के ओरमांझी की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और घटना पर सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और झारखंड में बढ़ते अपराध और लगातार हो रहे दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा चरमबंद आंदोलन कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से राजभवन के पास लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ओरमांझी में लड़की की सिर कटा शव मिलने के कारण लगातार राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जा रहा है और बीजेपी महिला मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ओरमांझी मामले सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं राज्यपाल की ओर से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए मामले में सरकार से बात करने की बात कही गई है। डेलीगेशन हम लोग मिले और लगातार राज्य में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है चरणबद्ध तरीके से। और अभी महिलाओं के द्वारा कई दिनों से राजभवन के समक्ष भी धरना का कार्यक्रम चल रहा था। तो इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदया से बहुत विस्तृत चर्चा हुई। वो भी इस घटना से काफी चिंतित है, जिस तरह ओरमांझी की घटना है, चतरा की घटना है या अन्य और भी जो घटनाएं हैं। और भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है और जाना कि झारखंड में वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया होगी। चलिए आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। वैक्सीनेशन को लेकर के जो है ऑर्डर हो गया है, यानी 16 जनवरी से जो है वैक्सीनेशन भारत में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं बन्ना गुप्ता जी, इनसे जानेंगे क्या प्रक्रिया होगा झारखंड में, कैसे वैक्सीनेशन आप लोग करवाएंगे। 16 तारीख से भारत में मैंने शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन, पीएम ने कहा। देखिए, जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है और जो भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाई प्रोफाइल बैठक किया था। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे होम सेक्रेटरी साहब, प्रधान सचिव स्वास्थ्य और सभी लोग इसमें शामिल हुए थे। और बीच बीच में आप जानते हैं कि ड्राई रन वगैरह भी किया है, फिर मॉक ड्रिल वगैरह भी हुआ है। तो पहले फेज में हम लोग करीब 1,25,000 जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको इस वैक्सीनेशन से लाभान्वित करेंगे और इसके बाद जो है इसके बाद फिर
जो और दिशा निर्देश होंगे उस दिशा निर्देश के अनुरूप काम किया जाएगा। अच्छा सर, मुफ्त वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो झारखंड में ऐसी कोई प्रक्रिया होगी सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार वैक्सीनेशन मुफ्त कराएगी, क्या है जरा सा लोग जानना चाहेंगे। अब देखिए, अब तो यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप पूछते तो मैं आपको बताता कि बिहार में जो है जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार में बोला गया था कि मुफ्त वैक्सीन होगा, तो देश के लोगों को आशा विश्वास था। लेकिन हो सकता बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि 15 लाख का जो है जुमला वाला बात हो जाए कि वैक्सीन की जगह वैसलीन की बात हो जाए। तो ये तो देखिए राजनीतिक बातें हैं। अब मालूम नहीं कि इसमें हमारे दानदाता जो हैं वो झारखंड के प्रति क्या जो है उनका इस गरीब आदिवासी पिछड़ा झारखंड के प्रति उनकी क्या सोच रहेगी कि खाली हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही संतुष्ट होना पड़ेगा कि कुछ जो है इस राज्य के उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कुछ काम भी होगा। अभी तक तो जो देखने में मिल रहा है कि 3-3 मेडिकल कॉलेजों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से और बेमनस्यता से 3 मेडिकल कॉलेज का जो है प्रतिबद्धता को जो है वो निबंधन को रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश में जो फेडरल गवर्नमेंट है एक दूसरे से वैचारिक हो सकता मतांतर हो, लेकिन राज्य हित में जो है सभी लोगों को मिलकर करना चाहिए, देश हित में मिलकर करना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो बोला है कि मुफ्त वैक्सीनेशन कराएंगे पूरे देश में, लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही कि मैं मुफ्त वैक्सीनेशन करूंगा। अब भाई अब यदि बोला है तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया आ जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। इसलिए बहुत चीजें हैं, बहुत चीजों को अब कैसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। वैक्सीनेशन को लेकर के बात हमने किया कि झारखंड में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या होगी, क्या सरकार कोई मुफ्त वैक्सीनेशन ला रही है या फिर केंद्र सरकार ने जो मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कही है क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को मुफ्त वैक्सीनेशन देगी। हालांकि अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश है कि कोरोना जैसी स्थिति में जनता को जितना ज्यादा राहत सरकार दे सके वो राहत पहुंचाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो आपने देखा कि आखिर कैसे 16 जनवरी से जो देशव्यापी कोरोना की वैक्सीन है वो लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर ड्राई रन और मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है लगातार, ताकि कोई भी चुनौती अगर सामने आती है तो उसका सामना किया जा सके। और साथ ही प्रशासन को कई प्रकार के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और अस्पताल में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।